क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? चैप्टर नंबर 1 वाज सर्कुलर मोशन, चैप्टर नंबर 2 इज ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, हमने इसका नाम क्या रखा हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ना 3 लेवल्स डेवलप किए हैं। सबसे पहले क्या किया था? थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर क्या किया था? ग्राफिकल अप्रोच ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हम क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसके अंदर थ्योरेटिकली बातें डेवलप कैसे होती हैं, फिर ग्राफिकली कैसे ग्राफ्स डेवलप किया हमने, फिर न्यूमेरिकली हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। आई थिंक मैं ये सारी बातें कर चुका हूं। और उसमें अगर आप मुझे इक्वेशंस बताएं तो मेरी लास्ट लेक्चर की इक्वेशंस कहां पहुंची हैं? असल में ना A2 के फिजिक्स में एक ही कमाल की बात है, जितने फार्मूले आप AS में पूरे पढ़ते हैं ना, उतने इसके पहले 2 चैप्टरों में उससे ज्यादा हो जाते हैं। AS में जितने आपने टोटल फार्मूले पढ़े होंगे, आई थिंक उतने उससे ज्यादा तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ ना फिजिक्स का स्टाइल डिफरेंट है। अभी क्या स्टाइल है फिजिक्स का? एवरीथिंग इज समथिंग लाइक फार्मूले, इक्वेशंस। हर चीज को इक्वेशंस की सूरत में डिफाइन किया गया है, हर फिनोमेना को इक्वेशंस की सूरत में डिफाइन किया गया है। मतलब एक चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस डेवलप करने की कोशिश की गई है। सो दिस इज द न्यू स्टाइल ऑफ फिजिक्स। वैसे तो हर साल इक्वेशन होती थी, फार्मूले होते थे, लेकिन ओ लेवल में फिजिक्स का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, एएस का पैटर्न थोड़ा और डिफरेंट है। ओ लेवल में क्या होता है? ओ लेवल में ना हम वहां बस वो हर फार्मूला प्रोपोर्शनैलिटी से निकालने की कोशिश करते हैं। क्या डायरेक्ट कौन है तो इनवर्स कौन है, किसके ज्यादा होने से क्या ज्यादा होगा और किसके कम होने से क्या कम होगा। वहां डायरेक्ट इनवर्स समझ आ जाए तो हमें बड़े सीधे सीधे फोर्स का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला, वर्क का फार्मूला। उधर सबसे मुश्किल फार्मूला होता है वोल्टेज का फार्मूला। बच्चों को समझ नहीं आता वोल्टेज का मीनिंग क्या है ऐसा, तो वो उस बेचारा उसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज को प्रोसेस ही बस एक, बाकी सब उसको पता होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, और क्या बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और क्या कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू m/a। वो इतने आसान सीधे सीधे फार्मूले होते हैं जो कि डिफाइनिंग फार्मूले होते हैं। क्या होता है जी? वो हर टर्म की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। अगर वो डेफिनेशन याद कर ले तो फार्मूला याद हो जाएगा, फार्मूला याद कर ले तो डेफिनेशन याद हो जाएगी। उस हिसाब से ओ लेवल चल रहा होता है कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उन डिराइव्ड क्वांटिटीज के बच्चे को फार्मूले पता होने चाहिए। और मैक्सिमम ओ लेवल के अंदर 20 डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। 7 में से 5 बेस पढ़ाई जाती हैं, मैक्सिमम 20 डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ाई जाती हैं। मतलब पूरे सिलेबस को से लेकर ये तक टोटल गिन लें तो 20 डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। तो ओ लेवल के फार्मूले कितने होते हैं? 20 फार्मूले होते हैं, 20 डेफिनेशनें होती हैं। उन्हीं डेफिनेशनों में से फार्मूला बनता है, उन्हीं फार्मूले में से डेफिनेशन बनती है। ये ओ लेवल का स्ट्रक्चर है फिजिक्स का। जब हम एएस लेवल पर आते हैं तो एएस लेवल का स्ट्रक्चर क्या है? वहां ना वो कहता है यार फार्मूले तो ज्यादा नहीं होंगे, फार्मूले इतने ज्यादा नहीं होते वहां पे भी, लेकिन टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा होगी। वो क्या कहता है एएस फिजिक्स वाला? कहता है भैया फार्मूले में पढ़ाऊं, फार्मूले तो लोग 20 से 40 कर देंगे मैक्सिमम, लेकिन एक काम वहां जरूर है। कहता है जनाब मैं सवाल की टेक्निकलिटी ऐसी इंप्रूव करूंगा कि तुम्हें ग्राफ में ऐसा फंसाऊंगा, तुम्हें न्यूमेरिकल्स में ऐसा फंसाऊंगा, तुम्हें थ्योरी के सवालों में ऐसा फंसाऊंगा कि तुम्हें वो सवाल समझना एक अजाब लगेगा। यार सवाल वाला पूछ मुझसे क्या रहा है, ठीक है। और हाँ, वहां इक्वेशनें भी जब 20 से 40 होंगी, फार्मूले भी 20 से 40 होंगे, तो क्या होगा? एक डिफाइनिंग फार्मूला होगा, एक उसमें से भी निकलने वाला फार्मूला होगा। लाइक अगर एक एफ इक्वल टू ma है, कहता नहीं ma से गुजारा नहीं चलेगा मेरा, मैं तो डेल्टा p/t तक वाली बात करूंगा। अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला v - u/t है, कहता नहीं सिर्फ v - u/t से गुजारा नहीं चलेगा, v = u + at, d = ut + ½ तो 3 मुझे चाहिए होंगे। फिर अगर कहता है सर प्रेशर का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया, कहता नहीं सिर्फ फोर्स ओवर एरिया से काम नहीं चलेगा, मुझे ρ × g × h भी चाहिए होगा। फिर वो कहता है जी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, कहता नहीं पोटेंशियल एनर्जी mg ऐसे नहीं चलेगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा कि एक में कमी आएगी दूसरे में
तो वो ना इस तरह से हमारे उस ऑर्डिनरी लेवल के सिलेबस को थोड़ा टेक्निकली क्या करता है, उसको डेवलप करता है कि अगर वोल्टेज की बात करेगा तो नहीं, आप सिर्फ IR की बात नहीं होगी, अब वो किरचॉफ के लॉज होंगे, अब वो सर्किट होगा तो ऐसा होगा तो वैसा हो, सिर्फ सीरीज और पैरेलल नहीं होगा। सवाल हालांकि सीरीज और पैरेलल की होता है, लेकिन वो बनाता है ऐसा समझ ही नहीं आता कि सीरीज लगाऊं कि पैरेलल लगाऊं कि क्या करूं तो क्या ना करूं। तो AS का अपना एक स्ट्रक्चर था। क्या स्ट्रक्चर था भाई? आपको टेक्निकली इंप्रूव करना कि जो बातें आपने पढ़ी हैं पिछले साल ऑर्डिनरी लेवल में, उनका एडवांस्ड वर्जन क्या है, उनकी मुश्किल सिचुएशंस क्या है, ठीक है। तो वो हो गया AS लेवल। अब जब हम A2 लेवल पर आते हैं तो A2 लेवल में क्या है, कहते हैं टेक्निकली बहुत एडवांस हो गया। मतलब जिसने AS की फिजिक्स मैनेज कर ली, उसके MCQs स्पेसिफिकली मैनेज कर लिए, कहता भाई तू टेक्निकली बड़ा साउंड हो गया, तुझे समझ आ गया है कि मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा तेरे साथ, मैं कितना कितना सवाल को हेरा फेरी कर सकता हूँ। अब क्या कर, अब ढेर सारी फिजिक्स पढ़ी है, सारी फिजिक्स पढ़। अब ढेर सारी जो फिजिक्स पढ़ी है, क्या सर्कुलर मोशन के अगर आप फार्मूले गिनेंगे ना तो मुझे 15 या 20 फार्मूले तो उस चैप्टर के अंदर है, अगर सारे मिला लिए जाए तो। इसके ऑसिलेटरी मोशन के फार्मूले गिने तो मेरे ख्याल से 15 इधर भी हो गए हैं, मतलब अगर टोटल काउंट किए जाए तो 15 से ज्यादा ही हो गए यहाँ पर भी फार्मूले। कहते जो तुमने पिछले साल पूरे सिलेबस में पढ़े था ना, मैंने इधर 2 में डाल दिए हैं। अब क्या है, अब आप टेक्निकली एडवांस, और अब आपको कुछ ज्यादा तकलीफ भी नहीं हो रही। वैसे इतने ढेर सारे फार्मूले देखकर क्यों नहीं तकलीफ हो रही? क्योंकि हम क्या करें, हम कह रहे हैं फार्मूले याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूले में से दूसरा फार्मूला निकाल रहे हैं, फिर दूसरे में से तीसरा फार्मूला, हम फार्मूलों में से फार्मूले निकालने में मगन है। तो क्या हो रहा है, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली क्या करना है, याद भी करना है भाई। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि पहले फार्मूला ड्राइव करो और फिर अप्लाई करो। पेपर में क्या होगा, आपको फार्मूले याद होंगे, सवाल पढ़ेंगे, समझ आए, हाँ बोला फार्मूला लगेगा, याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर लेक्चर में क्या करता हूँ, बार बार फार्मूले लिखवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इतनी दफा फार्मूले सुना दूं, इतनी दफा आपको फार्मूले लिखवा दूं कि क्या हो जाए, आपको याद ही हो जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर मुझे एक दफा फिर दोबारा सारे फार्मूले बता दें तो क्या होगा, आपकी रिवीजन होगी। बताइए जनाब, क्या क्या फार्मूले लिखे आपने? सबसे पहले था x इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वेशन है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। फिर v इक्वल्स टू v नॉट, ये किसकी इक्वेशन है, इन टर्म्स ऑफ क्या, एक और भी है, कौन सी वाली, x नॉट ओमेगा। इसमें से निकलता क्या है कि v नॉट इज इक्वल टू क्या, x नॉट ओमेगा। तो एक वो इक्वेशन इसमें से निकल आई। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन है, फिर माइनस v नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, फिर x नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये सारी इक्वेशनें आपको क्या होनी चाहिए। अच्छा, इसमें से दो और कौन सी वाली है कि a नॉट इज इक्वल टू क्या, v नॉट ओमेगा, एंड क्या a नॉट इज इक्वल टू क्या, x नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसको समझ रहे हैं, साथ साथ याद कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है भाई, समझे भी और याद भी करें। अच्छा, फिर अब इस वक्त कितनी इक्वेशन लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वेशन लिखी हुई है, अलग अलग से लिखी हुई है। खैर हमें ऑलमोस्ट, मुझे तो एक ही लगती है, ये 9 नहीं है बेटा, ये एक ही। क्यों, ये इक्वेशन याद हो जाए ना जिसको, और थोड़ी सी मैथ्स आती है उसको, वो खुद ही सारा कुछ निकाल लेगा इसमें से। या हमने अपने नोट्स में क्या किया हुआ है, इससे बात स्टार्ट करके मैंने सारी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करके ये निकाला वो निकाला, यूं किया वो किया। पता नहीं बायोलॉजी वालों को मैंने कैसे पढ़ाया है, उन्हें पता होगा, अच्छे ही पढ़ाया उनको भी मैंने, ठीक है, उन्हें भी याद है जी हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, किसी को मसला इस बात से। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा जी नहीं अब हमें क्या चाहिए, अब हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ, उसकी कितनी इक्वेशन लिखी हमने, उसके हमने 3 लिखी, x ओवर x नॉट का स्क्वायर प्लस v ओवर v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी बात को हमने और कैसे लिखा, x ओवर x नॉट का स्क्वायर v ओवर x नॉट ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर इसी बात को हमने v को सब्जे बना के कैसे लिखा, प्लस माइनस ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस, किसी को मसला इस बात से। फिर इसी में से क्या निकला था, ये भी निकला था, और इसी में से क्या निकल सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी की क्या
जीरो वैल्यू भी इसी में से निकलती है, और मीन पर वेलोसिटी की क्या, ये वाली वैल्यू भी इसी में से निकलती है। फिर हमने क्या किया जी, एक्सेलरेशन की कोई इक्वेशन लिखी होंगी क्या जी। एक्सेलरेशन की हमारे पास जो जनरल मतलब यहां से इधर से इन दोनों में से एलिमिनेशन से बनी थी वो क्या थी, माइनस क्या ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। यहां पे मैं ओमेगा स्क्वायर पहले क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो हमारा क्या बन गया था, उसको हमने कहा था वो कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है। और एक हमें पुरानी इक्वेशन याद है वो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन वाली, वो क्या थी, माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। अच्छा फिर यहां से हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, एक ये वाली इक्वेशन बना दी। फिर इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने टाइम पीरियड की इक्वेशन बनाई थी, क्या, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसको मसला इस बात से, और अगर इसी में से मैं फ्रीक्वेंसी की बनाऊं तो क्या होगी, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी ओवर एल। इसको मसला इस बात से। अच्छा ये नहीं बनाएगी अभी हमने। लास्ट बात क्या लिखी हुई है हमारे पास, लास्ट लेक्चर जो है वो टाइम पीरियड का चल रहा था। क्या लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन निकली हुई है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और हमारी टाइम पीरियड पर डिस्कशन हुई है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या क्या, मास भी इन्वॉल्व नहीं है, एम्पलीट्यूड भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ क्या इन्वॉल्व है, इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज इन्वॉल्व ओनली। वो दो चीजें इन्वॉल्व हैं और कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल आप में से लास्ट लेक्चर तक या यहाँ तक किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? तो ये हमने जनाब साहब अभी तक का, किसकी कॉपी मेरे पास, अभी तक का ये न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ा हुआ है, और इसमें काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मैंने रैंडमली नहीं लिखा, मैंने एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा निकाल के लिखा है। तो मैं बड़ा सीक्वेंस में सारी इक्वेशनें डेवलप की हैं, और फिर भी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? हमारी लास्ट बात थी टाइम पीरियड के हवाले से। अगली बात अभी मैं करना चाहूँगा, जब भी ओ लेवल में भी टाइम पीरियड का जिक्र हुआ है तो उसके फौरन बाद क्या जिक्र हुआ है, फ्रीक्वेंसी का जिक्र हुआ है। अगर कभी एएस लेवल में टाइम पीरियड का जिक्र हुआ है तो उसके भी फौरन बाद क्या हुआ है, उस जिक्र को कहते क्या है हम, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर, हाँ बस अब हम उसमें 1 ओवर टी में इस पूरे को 1 ओवर कर देंगे, तो क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा देखते हैं जनाब साहब। प्लीज हेडिंग दीजिए फ्रीक्वेंसी की। आज के लेक्चर में टाइम पीरियड की अगर आपने बातें मुकम्मल कर ली हैं तो उसके बाद क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी की हेडिंग दे दीजिए। फ्रीक्वेंसी की हेडिंग दे दीजिए, क्योंकि आपकी आखिरी बात टाइम पीरियड की चल रही है, इसलिए हम अगली बात फ्रीक्वेंसी की कर रहे हैं। जी क्या होता है यार, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर जी? ये वो सीधा सीधा नंबर ऑफ क्या ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड होता है, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। देखिए सर, फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, it is the number of oscillations in 1 second। ठीक है, ये ऑर्डिनरी या प्री ओ लेवल की डेफिनेशन है। ओ लेवल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, टाइम पीरियड लिखे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जब आप यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लिख लेंगे तो मैं वहाँ से आगे इस ऑसिलेटिंग सिस्टम की बल्कि काम कर लिखे दिया एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी लिखने के बाद लिखें, सवाल लिखें, डिराइव अ फार्मूला, डिराइव या डेवलप, डिराइव तो बड़े लंबे स्टेप्स होते हैं, डेवलप होता है सीधा सीधा डेवलप कर लें। डिराइव लिखें या डेवलप लिखें, कुछ जो मर्जी लिख लें। डिराइव और डेवलप अ फार्मूला
for the natural frequency of a freely oscillating system. अब अगर आप लफ्जों पे गौर करेंगे तो मैंने लफ्ज थोड़े चेंज किए हैं। क्या बोला मैंने? derive या develop a formula for the natural frequency of a freely oscillating system. तो दो बातें हो गई। फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने क्या लफ्ज बोल दिया? अंडरलाइन द वर्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ऑसिलेटिंग सिस्टम की जगह मैंने क्या बोल दिया? फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम। इससे पहले कि मैं फार्मूला डेवलप करूं, आई वुड लाइक कि आप इन दो लफ्जों पर, इन दो फ्रेजेस को अंडरलाइन करें और पहले इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, उस मीनिंग को ऑब्जॉर्व कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूले की तरफ जाता हूं। वैसे आपको क्या फीलिंग आ रही है इस लफ्ज से फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम? कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब आपने एक दफा सिस्टम को डिस्टर्ब करना है, बस छोड़ देना। सिस्टम को आपने क्या किया? डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। हाँ, बस सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जरूर होगी, कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, एक्सटर्नल ड्राइविंग नहीं होगी। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो क्या होती है? क्या थी? सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग कौन था? वेट का कोई ना कोई, तो वो तो उसका अपना इंटरनल फोर्स है ना। किसी ने बाहर से धक्का तो नहीं लगाया, किसी ने बाहर से उसको पुश तो नहीं किया, किसी ने बाहर से उसको क्या बोलते हैं रोकने की कोशिश भी नहीं की। ना मैं एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहा हूं, ना मैं एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स की बात कर रहा हूं। जैसे एयर रोकेगी, मतलब अगर कोई बंदा खड़ा, जैसे होता है एक बच्चा झूला ले रहा है, दूसरा बच्चा उसको अगर पीछे से हेल्प कर रहा है, हर झूले के बाद उसको एक धक्का देता है, ये क्या सीन है? ये तो एक फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं। क्या है इनको? क्या बोलेंगे हम इनको? फोर्स्ड, इनको फ्री ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस कौन सी होंगी? बच्चा एक दफा गया पीछे, उसने छोड़ दिया खुद को, बस हो गया। वो आस्ता आस्ता वो यूं करके जितनी भी उसकी ऑसिलेशंस हैं वो रुक रही हैं कि तेज हो रही हैं कि उसी स्पीड से चल रही हैं, एयर है कि नहीं है। अगर वैसे एयर ना हो, अगर एयर ना हो तो क्या होगा? तो बस वो जैसे झूल रहा है वो पूरी जिंदगी उसी तरह से झूलता रहेगा। जैसे अक्सर घड़ियों में जो उसके अंदर का पेंडुलम होता है, क्योंकि वो उसका जो अंदर का फ्रेम है वैक्यूम वाला फ्रेम है। कौन सा फ्रेम है जी? उसको एक दफा उन्होंने डिस्टर्ब करके बंद कर दिया है। उससे क्या होता है? अंदर कोई एयर शेयर नहीं होती, अंदर कोई रोकने वाला काम, तो पेंडुलम क्या करता रहता है? वो पूरी जिंदगी ऑसिलेट करता रहता है, जब तक क्या नहीं होगा, उसका शीशा टूट नहीं जाएगा और उसमें एयर चली नहीं जाएगी और एयर उस पेंडुलम को रोक नहीं लेगा। इसमें मसला इस बात से एनीवन? ओके। सो उन ऑसिलेशंस को जिनको या तो बाहर से कोई धक्का लगा रहा है या हवा रोक रही है, उनको फ्री ऑसिलेशंस नहीं कहते। उनके लिए दो लफ्ज और हैं। या तो लफ्ज है फोर्स्ड ऑसिलेशंस, जो है जो बाहर से धक्का लगा रहा है बार बार, या फिर है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जो रोक रहा है बार बार। तो मेरा अगला टॉपिक है। वैसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस बाद का टॉपिक है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस भी बाद का टॉपिक है। अभी का टॉपिक क्या है? फ्री ऑसिलेशंस। रिमेंबर फ्री ऑसिलेशंस, जिसमें कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं है, एक इंटरनल कौन सी वाली? रिस्टोरिंग। यू रिमेंबर, नाम बड़े साइंसदानों ने सोच समझ के रखे हैं कि जनाब साहब पिछले चैप्टर में नाम क्या था? वो जो फोर्स सर्कल वाली फोर्स थी, क्या नाम था? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी नाम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स होना तो जरूरी होती है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स अभी नहीं होगी और एक्सटर्नल डैम्प्ड वाला रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो आपने जो फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम को अंडरलाइन किया है, देखिए जी, इट इज एन ऑसिलेटिंग सिस्टम it is an oscillating system. It is a system that oscillates. ये लिखिए, it is a system that oscillates without any external. It is a system that oscillates without any external क्या? Without any external driving force. Without any external driving force. Without any external driving force or any external resistive force.
or without any external resistive force, but only due to an internal restoring force. सरासिन सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो वर्कशीट्स हैं, एक में कुछ उन दोनों में सिंपल पेंडुलम और मास ऑसिलेटिंग सिस्टम मिक्स हुआ है। तो सिंपल पेंडुलम वाले सवालों की अलग वर्कशीट बनानी है और जो मास स्प्रिंग वाला सिस्टम है उसकी अलग वर्कशीट बनानी है। ठीक, सुनिए जनाब साहब, क्या हो रहा है जी? इट इज अ सिस्टम क्या लिखा? दैट ऑसिलेट्स विदाउट एनी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स और एनी एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स बट ओनली ड्यू टू एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी। और जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कौन है वो आपको पता है। इस केस में तो वेट का एक कंपोनेंट था जो कि क्या हो रहा था, इंटरनल रिस्टोरिंग। हमने एक दफा डिस्प्लेस करके छोड़ा था बस। हाँ, कॉन्टिन्यूसली फोर्स एक्सटर्नली लगाते रहेंगे तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होंगी। कॉन्टिन्यूसली कोई हवा या कोई और रोकने वाली फोर्स है तो वो एक रेजिस्टिव फोर्स होगी। अभी तक मेरे सिलेबस में ना तो रेजिस्टिव फोर्स मैंने इंक्लूड किया है ना एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इंक्लूड किया है, दोनों को इंक्लूड करना है बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी तो क्या होगा, अभी तो फ्री ऑसिलेशंस की बात होगी। और वो जो फ्री ऑसिलेशंस हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या कहेंगे? उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन क्या? दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, नथिंग एल्स। है जी, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये जो सिस्टम की जो अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो उसकी अपने कैरेक्टर्स पर डिपेंड करती है। और सिस्टम के सिर्फ किस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है? उसकी नेचर पर। उसकी नेचर में क्या है? उसका मास होगा या उसकी लेंथ होगी। तो मास पे तो डिपेंड नहीं करती, उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है। तो आई थिंक नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन कीजिए। लिखिए जी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड्स on the nature of the oscillating system. The frequency that depends upon the nature of the oscillating system. अच्छा, अंडरलाइन द वर्ड नेचर। क्या इस वक्त मैं नेचर से क्या मुराद ले रहा हूं? क्या मतलब है ऑसिलेटिंग सिस्टम की नेचर? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई बिलीव कि इस वक्त नेचर ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम मतलब ये है कि ये जो अगर सिंपल पेंडुलम है, अगर कौन है तो उसकी कौन सी नेचर पर डिपेंड करेगी? लेंथ पर। क्या जी? दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। में नेचर को नहीं करें, लेंथ ना लिखिए, लिखिए जी कैरेक्टर्स। क्या कहां पे? थ्योरेटिकल अप्रोच में मैंने आइडिया ऑफ एनर्जी रिलेट किया था कि सिस्टम ऑसिलेट क्यों कर रहा है, कौन सी एनर्जी है उसके अंदर। तो पहले मुझे प्लीज वो बता दें, फिर मैं इक्वेशन निकाल देता हूं। हमने जो आइडिया ऑफ द एनर्जी में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है जी? एक सवाल था हमारे पास एक्चुअली, व्हाट कॉजेज द पार्टिकल टू मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन वंस इट इज डिस्प्लेस्ड। तो हमने उसमें क्या कहा? ईदर द आंसर इज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और द आंसर इज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट निकाला आपने? सुना गौर से। व्हेन द पेंडुलम इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इट इज डिस्प्लेस्ड लेटरली एज वेल एज वर्टिकली फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यू टू व्हिच, और हमने क्या लिखा है? ड्यू टू द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और एलिवेशन और राइज इन हाइट देयर इज क्या? देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हिच मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इफ इट इज डिस्प्लेस्ड। तो क्या होता है? इफ इट इज रिलीज्ड द जीपीई विल कन्वर्ट इनटू क्या? काइनेटिक एनर्जी, हेंस इट विल मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो वी से दैट एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम जीपीई टू क्या? टू काइनेटिक एनर्जी। व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस द मीन पोजीशन all the GPE has converted into kinetic energy, so kinetic energy reaches its maximum value at the mean position. So the object continues to move further from the mean position due to its inertia. और वो क्या होता है? फिर आगे जाते हुए क्या होता है? Its speed decreases, kinetic energy decreases, but क्या? GPE increases, height increases. So we say that now the kinetic energy is converting into GPE, and ultimately हमने आखिरी असूल क्या लिखा? The interconversion of mechanical energy, that is GPE, and kinetic energy causes the object to oscillate about the mean position. किसी मसला इस बात से जी? Anyone? तो I think इस बात की हमने क्या डेवलप की हुई है?
हमने इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच डेवलप की हुई है, और उसकी अगर मैंने थ्योरेटिकल अप्रोच डेवलप की हुई है तो मैं उसी को रेफर करना चाहता हूं, और उसको रेफर करके ग्राफ बनाया हमने एनर्जी का? नहीं, तो पहले ग्राफ भी बनाऊंगा। फिर क्या करें जनाब साहब, अगर मैंने एनर्जी का ग्राफ नहीं बनाया तो मैं क्या करूंगा जी, एक काम करें, रेफर टू द थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ एनर्जी व्हाइल ऑसिलेशंस। क्या रेफर करें जी, देखें जी, रेफर टू द थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ, इक्वेशन निकालूंगा, लेकिन कहां से स्टार्ट करने लगा हूं, अब पूरा पेज तो नहीं लिख सकता वो पहला, सिंपल क्या लेते हैं, रेफर टू द क्या, थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ एनर्जी while oscillation for oscillating system, refer to the theoretical approach of energy for the oscillating system। उसमें से बुनियादी बात क्या निकालूं, उसमें से आई थिंक मैं ये समरी निकाल लेता हूं के, सुने प्लीज, ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन, ये कौन सी, दिस इज एक्सट्रीम राइट, ये कौन सा है, एक्सट्रीम लेफ्ट। अच्छा, मैं अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज नहीं लिखूंगा, वेलोसिटी की वैल्यूज भी नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे क्या बोलते हैं, नहीं डिस्प्लेसमेंट्स की तो लिखूंगा, मैं वेलोसिटीज नहीं लिखता, मैं एक्सेलरेशंस नहीं लिखता, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे क्या लिखवाना चाहता हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट जरूर लिखवा देता हूं कि यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी है, +x0, यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -x0। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने इक्वेशन बनानी है ना, वो शायद x की टर्म्स में ही आ जाए, किसकी टर्म्स में आ जाए, x की टर्म्स में आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने मेंशन कर दी। वैसे एक बात बताएं, जब एक्सट्रीम राइट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा था, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली है, उसके कंपोनेंट्स ये वाले हैं, जिसमें से इसको हम क्या कहते हैं, x0 कहते हैं, इसको क्या कहूं, इसको हाइट नॉट कहें, क्या कहें, हाइट का था, y का था, y का होगा, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हमने y कहा हुआ है, तो कॉल इट क्या, y0 कहते हैं। एक्चुअली ये क्या था, d0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो है, x0 उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था, y0 उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और बुनियादी तौर पर जब यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, y किसको बोलूं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, तो वो अगर +y0 है, यहां पर y क्या है, 0 है, यहां पर y क्या है, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, +y0 है, क्यों, ऊपर ही है सारा, नीचे तो नहीं गई वो, बेशक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुई है, वर्टिकल वाली नेगेटिव, वर्टिकल तो अभी भी पॉजिटिव है। अच्छा ठीक होगा, तो अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, आई थिंक जीपीई का सीन क्या होगा, मुझे बात बताएं यार, इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए प्लीज टेल मी क्या कॉन्सेप्ट है ईपी का, ईपी मतलब ईपी लिखो या पूरा लिखो, जीपीई, जीपीई लिखेंगे, हम कहेंगे सर मेन पोजीशन पर जीपी क्या ले लें, तो इधर जीपी कितनी लें, उसको क्या बोलूं, E0, क्या +E0, यहां पर कितना जीपी लूं, +E0 ले, इसका मतलब जीपीई की जो वैल्यू है वो कम से कम 0 है या ज्यादा से ज्यादा +E0 है। देखेंगे इसका ग्राफ कैसा है, मैं इधर ही काइनेटिक वाली बात भी पूरी कर लूं, काइनेटिक वाली बात किससे रिलेट होगी, स्पीड से, कि जहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी वहां क्या होगा, तो चलो जी मैं स्पीड का भी रेफरेंस देता हूं भाई, ये आपकी बात होगी किसकी, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट्स की बात होगी, उसमें से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकल आई, मैंने उसमें से जीपी बोल दिया। अब जरा मुझे स्पीड्स बताएं, यहां पे स्पीड क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पर, 0, यहां पे स्पीड क्या है, +V0 भी हो सकता है, क्यों,
राइट पे गया तो प्लस वी नॉट, लेफ्ट पे गया तो, अच्छा ये वेलोसिटी है। अगर सिर्फ स्पीड बोलूं तो सर स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी। यहां पर वी कितना है? जीरो। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो यहां पर क्या होगा? वी कितना है? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। यहां पर वी क्या है? मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी का स्क्वायर। अब वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस ई नॉट। माइनस नहीं हो सकता, वेलोसिटी बेशक माइनस हो, काइनेटिक एनर्जी माइनस क्यों नहीं होगी? एक तो एनर्जी वैसे ही माइनस नहीं होती, और अगर उसका फॉर्मूला देखें हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी चाहे पॉजिटिव हो, वी चाहे उसका स्क्वायर, तो लो जी वो पॉजिटिव ही नॉट। इधर जाएं, इधर क्या है? ई। इधर क्या है काइनेटिक एनर्जी? जीरो। अच्छा, वैसे मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ और बात भी करूं अभी आपसे। टोटल एनर्जी की बात बताएं मुझे, आप बताएं टोटल एनर्जी कितनी है? वैसे टोटल किसके बराबर होता है? जीपीई प्लस काइनेटिक। तो इस पॉइंट पर जीपी कितना है? काइनेटिक कितना है? तो क्या होगा? ई नॉट। मतलब जीपीई प्लस, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इट इज इक्वल टू क्या? जीपीई प्लस के ई। व्हाट इज जीपीई? ई नॉट। व्हाट इज के ई? तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? ई नॉट। इधर आ जाए, व्हाट इज टोटल एनर्जी इधर? वो भी जीपीई प्लस के ई। प्लीज टेल मी व्हाट इज जीपीई? जीरो। व्हाट इज के ई? ई नॉट। व्हाट इज द फाइनल आंसर? ई नॉट। यहां पर टोटल एनर्जी क्या है? जीपीई प्लस के ई प्लस के ई। व्हाट इज जीपीई? ई नॉट। व्हाट इज के ई? जीरो। व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो एक बात है, वैसे जीपीई तो कम ज्यादा हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी कम ज्यादा हो रही है, और टोटल एनर्जी कम ज्यादा वो क्या हो रही है? वो कांस्टेंट है सारा। हाँ, हमें फॉर्मूले नहीं पता अभी तक उनके, मैं उसके फॉर्मूले अभी ड्राइव कर देता हूं। ठीक है, आप में से किस किस की अटेंडेंस नहीं लगी हुई जी? एनीवन? जरा प्लीज यहां से भेज दीजिए, अटेंडेंस पे लगा दीजिए। क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? किधर के? हाँ जी, एनर्जी की बातें कर रहे हैं। एनर्जी की बातें करने के लिए पहले मैंने आपको क्या कहानी सुना दी? वो आइडिया ऑफ एनर्जी जो थ्योरी सुनाई थी वो सुना दी, उसको रेफर कर दिया, वहां से ये पेंडुलम की ड्राइंग ले ली, वहां से सारे पॉइंट्स ले लिए। क्या करूं? या इक्वेशन बनाता हूं या ग्राफ बनाता हूं? ठीक है जी, आई थिंक मैं पहले क्या बनाया जनाब? ग्राफ भी बना लेता हूं, इक्वेशंस भी बना लेता हूं, इकट्ठे ही करते हैं, दोनों कामों को इकट्ठा ही करते हैं। आई थिंक मैं यहां क्या लिखवाना चाहता हूं? एक जुमला लिखवाता हूं, उस जुमले के बाद एक तरफ ग्राफ बना लूंगा, एक तरफ इक्वेशनें बना लूंगा। क्या करें जी? एक काम कीजिए, ये पूरे नोट्स लिखने के बाद लिखिए जी, क्या लिखें? आपने ऊपर हेडिंग क्या दी हुई है? रेफर टू द इक्वेशन। रेफर टू क्या? थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ एनर्जी फॉर ऑसिलेटिंग सिस्टम। एंड पे जाके लिखें वी कैन से दैट, एंड पे लिखें वी कैन से दैट द ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज we can say that the oscillating system has a mechanical energy. We can say that the oscillating system has a mechanical energy. Oscillating system has a mechanical energy, that is gravitational potential and kinetic energy associated with it. We can say that the oscillating system has a mechanical energy, that is gravitational potential and kinetic energy associated with it. Associated with it. Such that the kinetic energy and gravitational potential energy KE and GPE, such that the KE and GPE are continuously interchanging with each other.
are continuously interconverting into each other such that the KE and GPE are continuously interconverting into each other. Such that the KE and GPE are continuously interconverting into each other. Where the total energy remains constant. Where the total energy remains constant. Where the total energy remains constant. Total energy remains constant. हाँ जी, किसी मसला इस बात से? लो जी, अब मैं करना क्या चाहता हूँ बेटा जी, मैं ना आपको इसके इक्वेशंस बना के दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको इसके ग्राफ्स बनाकर दिखाना चाहता हूँ। अब ग्राफ किसका बनाएं? वैसे तो अगर आप ग्राफ्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट्स का, वेलोसिटीज का और एक्सेलरेशंस का टाइम के साथ ग्राफ बनाया था। फिर मैंने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस में ग्राफ बनाया था। फिर मैंने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में ग्राफ बनाया था। अभी अगर मैं एनर्जी के ग्राफ्स की बात करूं तो मुझे लगता है पहले मुझे एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहिए टाइम के साथ, फिर फेज के साथ, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है कि मैं वो सारे ग्राफ दोबारा बनाऊंगा। मुझे स्पेसिफिकेशन दिखाएं, अगर उसने कहा सारे बनाने तो मैं सारे बनाऊंगा, अदरवाइज मैं सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बनाऊंगा। क्योंकि मैंने यहाँ जो पॉइंट्स बनाए हैं डिस्प्लेसमेंट वाले ही बनाए हैं। आई जस्ट वांट टू सी कि वो स्पेसिफिकेशन वाला तो नहीं हमसे कुछ डिमांड करता। कौन सा चैप्टर चल रहा है जी? ऑसिलेशंस वाला। जरा सुने, जरा स्पेसिफिकेशन आप भी सुन लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या नहीं पढ़ लिया। स्पेसिफिकेशंस में इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 17। इसका पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। कहते हैं अंडरस्टैंड एंड यूज द टर्म्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑसिलेशंस। वी नो ऑल दीज टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑसिलेशंस एंड एक्सप्रेस द पीरियड इन टर्म्स ऑफ बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक क्या है? 1/समथिंग वाला, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t वाला। पता जी हमें सारी बात। Understand that simple harmonic motion occurs when acceleration is proportional to displacement from a fixed point in the opposite direction. हाँ, ये बात भी हमें पता है। Use A is equals to minus omega square x. हाँ, ये भी बात पता है। And recall and use as a solution to this equation x equals x naught sin omega t. ये उसने क्या बोला? सुनेंगे जरा और। Use A equals to क्या? This. And recall and use as a solution to this equation this. पता हो क्या कह रहा है? कहते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अब पता नहीं उसने क्या बोला, ये उसका सोल्यूशन है कि वो इसका सोल्यूशन है, कुछ ऐसा बोला उसने। क्या बोला है? आप बताएं कौन किसका सोल्यूशन है? ये कहां से निकला है? ये बच्चों असल में कहानी हमने यहां से स्टार्ट की थी। यहां से हमने कोई मैथ्स किया तो यहां पहुंचे, यहां से मैथ्स किया यहां पहुंचे, इन दोनों में मैथ्स लगाया यहां पहुंचे, इन दोनों में मैथ्स लगाई यहां पहुंचे। तो इसके कहानी में से इसी में से ये निकला, इसी में से ये निकला, इसी में से ये निकला, इसी। तो दिस इज द क्या सोल्यूशन ऑफ दिस। आई थिंक इस तरह की कोई बात कह रहा था, ठीक है। खैर बहरहाल इसका मतलब है बायोलॉजी वालों के लिए, हाँ जी, एज अ सोल्यूशन टू दैट इक्वेशन, कि उन्हें भी डिफरेंशिएशन आनी चाहिए लेकिन नहीं आनी चाहिए। वैसे ही मैं मतलब निकाल रहा हूँ, उसने इसका दिमाग खराब है। एज अ सोल्यूशन टू दैट इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से फर्ज पूरा किया हुआ है। अगर बायोलॉजी वालों को डिफरेंशिएशन पढ़नी है, सुननी है, मैंने तो लेक्चर भेजा हुआ है, वहां से देख लें। लेकिन बस वो कहता है जी रिकॉल एंड यूज एज अ सोल्यूशन, ये नहीं कहा कि ड्राइव द सोल्यूशन ऑफ दिस। उसने क्या कहा है? आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है निकली कहां से है, ये उसका सोल्यूशन है। अब इसको रिकॉल करना है, बस क्या करना है? ड्राइव नहीं करना। इस बात को बस याद रखना है कि यार ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक दूसरे से स्टार्ट यहां से होता है तो यहां खत्म होते हैं, स्टार्ट यहां से करेंगे तो वहां भी खत्म हो जाएंगे। किसके थ्रू? प्योर अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन वाली मैथ्स के थ्रू। क्या जो भी है, कहता है यूज द इक्वेशन v इज इक्वल टू v नॉट cos ओमेगा t। हाँ है जी हमारे पास। फिर v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ वो भी है जी हमारे पास, ठीक है।
फिर कहता है एनालाइज एंड इंटरप्रेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वेरिएशंस ऑफ क्या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो ये उसने नहीं कहा कि विद रिस्पेक्ट टू क्या, लेकिन हमने वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी किया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर भी किया। ठीक, आते हैं अब एनर्जी की तरफ। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्क्राइब द इंटरचेंज बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्क्राइब कर दिए, किसको मसला है? रिकॉल एंड यूज E इज इक्वल टू दिस, बस जी, नो ग्राफ्स। हाँ जी, उसने कोई नहीं कहा कि ग्राफ श्राफ बनाओ, उसने क्या कहा है, लेकिन जो वर्कशीट है मेरे ख्याल से उसमें कोई ग्राफ वाले सवाल मौजूद हैं तो वहां पे देख लेंगे। मैं फिर एक आसान सा ग्राफ बना देता हूं। कौन सा? आई थिंक मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ एनर्जी वाला ग्राफ, बल्कि नहीं बनाता, ग्राफ नहीं बनाता, वर्कशीट में है तो वहां से देख लीजिएगा, आप वहां से उसको कैरी कर लेंगे। मुझे वो कहता है इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन कैसे निकालूं? और मेरा अभी भी टॉपिक भी क्या है, वैसे मेरा टॉपिक भी इक्वेशन ही है। कौन सी इक्वेशन निकालनी है? पहले निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की, फिर निकालनी है किसकी? फिर निकालनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। और रहने पे क्या करूंगा आई थिंक मैं एंड पे निकाल लूंगा किसकी? टोटल एनर्जी की इक्वेशन निकाल लूंगा। मुझे एक बात बताएं, पहली इक्वेशन निकालती है किसकी? आई थिंक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकाल लेते हैं जी। किसकी एनर्जी, किसकी इक्वेशन निकालेंगे जनाब? हेडिंग दीजिए, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग दीजिए, इक्वेशन ऑफ, सर जरा चेक करें सरली आए, इक्वेशन ऑफ क्या, किस चीज की इक्वेशन? काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट, एट एनी डिस्प्लेसमेंट। बताएं जनाब क्या इक्वेशन बनती? क्या है काइनेटिक एनर्जी का बुनियादी ऑर्डिनरी लेवल का फार्मूला? मैं वही लिखूंगा पहले, हाफ m v स्क्वायर। किसको मसला है? एनीवन? अब v के साथ v की जगह क्या लिखूं?